का जो टॉपिक है वह है ब्रोंकीएक्टेसिस। नाम तुम सुना है? ब्रोंकीएक्टेसिस। ब्रोंकीएक्टेसिस का मतलब है इत्तेसा सोबतुर रिया, उर्दू में कहते हैं। और पहले ये भी था सीओपीडी में, लेकिन उसको अब अलग कर दिया गया है, ठीक है। और लेकिन सब लंग्स का ही है, और ये इम्फीजमा से भी ज्यादा खतरनाक डिजीज है। लंग्स का इम्फीजमा में एल्वियोलाई का डायलेटेशन होता है परमानेंट, और इसमें ब्रोंकस का परमानेंट डायलेटेशन हो जाता है। ब्रोंकस तब हुआ तो ब्रोंक्यूल्स भी हो गया तब, तो उसका डायलेटेशन हो जाता है। तो ब्रोंकीएक्टेसी मीन्स इत्तेसा मीन्स फैलना, डायलेटेशन होना, और उसमें रिवर्सेबल है, इसमें इरिवर्सेबल यानी इरिवर्सेबल है। तो डिफिनेशन है ब्रोंकीएक्टेसिस। ब्रोंकीएक्टेसिस का मतलब है कि परमानेंट एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ वन या मोर लार्ज ब्रोंकी। ब्रोंकी मीन्स ब्रोंकस, और उसके बाद ब्रोंकुल्स होता है, यानी लार्ज ब्रोंकी जो है उसका डायलेटेशन होगा, वहीं से डायलेटेशन हो जाता है परमानेंट, और उनमें इरिवर्सिबल यानी वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। उसका मेन कॉज जो है, सबसे बड़ा कॉज है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। मान लिया जैसा कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में मान लिया एक लोब इन्वॉल्व हुआ, जैसे इन्फ्लेटेशन या कैविटेशन हुआ, तो इन्फ्लेटेशन से ज्यादा खतरनाक कैविटेशन हुआ, ज्यादा पॉकेट बना लेता है, जख्म हुआ एक तरह के लंग्स में पैदा कर देता है। तो कैविटेशन हुआ तो वह मेडिसिन देने के बाद तो ठीक तो हुआ, लेकिन वहां एक तक ब्रोंकस का सूख जाना, एक तक पूरा ड्रेनेज परमानेंट बर्बाद हो गया, ड्रेनेज हो जाएगा, जिसके कारण क्या हुआ, वहां पर पूरा बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हुआ, एक तरह का समझो पूरा ब्रोंकस का डिस्ट्रॉय हो जाएगा उस इलाका है, उस जगह से। जैसे एक लोब हुआ तो पूरे लोब ही बर्बाद हो गया, उसी को कहते हैं ब्रोंकीएक्टेसिस। तो सबसे बड़ा कॉज है इसका ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन इटियोलॉजी में है दो तरह का ब्रोंकीएक्टेसिस, हैज द बोथ congenital and acquired causes. Congenital means हेरिडिटी, जो कंजेनाइटल आया यानी उसके एनाटॉमी में डिफिकल्ट हुआ, पैदाइशी हुआ डिफिकल्ट, और दूसरा एक्वायर्ड जो दूसरे तरफ से आया, जैसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस सबसे पहला। तो सबसे ज्यादा एक्वायर्ड कॉज में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। दूसरा न्यूमोनिया, मान लिया लोबार न्यूमोनिया हो गया, तो उस लोग को कभी कभी मेडिसिन के बाद ठीक हो जाता है, तो पूरे लोग ठीक हो गया, लेकिन कभी कभी पूरे लोग ही डिस्टर्ब होता है। पेशेंट तो ठीक तो हो जाता है, लेकिन वहाँ का ब्रोंकस एक तरह का डायलेटेशन होने की वजह से वो एकदम एक तरह का ड्राइनेस हो जाता है, यानी ऑक्सीजन का डिफिशियंसी, वहाँ जाना ही ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, यानी जहाँ पर यानी एक्स्ट्रा का वह ब्रोंकस ही डिस्ट्रॉय हो गया। तीसरा इनहेल्ड फॉरेन बॉडी, कोई भी फॉरेन बॉडी का इनहेल। चौथा है एलर्जिक ब्रोंकोपुल्मोनरी एस्परजिलोसिस, दैट इज कॉल्ड फंगल एंड ब्रोंकियोल्स ट्यूमर्स आर द मेजर एक्वायर्ड कॉज ऑफ द ब्रोंकीएक्टेसिस। तो मान लिया लंग्स ट्यूमर हो गया, कार्सिनोमा लंग्स हो गया, तो यानी जहां पर होगा उस जगह के बाद वहां का लंग्स, मान लिया कैंसर ऑफ लंग्स हुआ, तो इस तरह कर उस जगह के डिस्ट्रॉय हो गया, ब्रोंकस डिस्ट्रॉय हो गया, उसके नीचे वाला भी पूरा ड्रेनेज हो जाएगा, यानी उससे ऊपर तक ऑक्सीजन जाएगा, उससे नीचे ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा। इसलिए अक्सर इसमें लार्ज ब्रोंकस इन्वॉल्व होता है। इसलिए इसका डिफिनेशन है परमानेंट डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकस, लार्ज ब्रोंकस या ब्रोंकी एंड ब्रोंकुल्स। दूसरा है कि एसोसिएट फैक्टर जो है ब्रोंकीएक्टेसिस, जो परमानेंट डायलेटेशन हो गया ब्रोंकी का, तो उसके बाद भी उसमें सेकेंड इन्फेक्शन कॉमन होता रहता है। तो कॉमन जो एसोसिएट जो इन्फेक्शन है इंक्लूडिंग में सबसे पहला स्टेफिलोकोकस।
स्ट्रेप्टोकोकस एक ऐसा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कॉमन इंजुरी हुआ, कॉमन सेकेंडरी इन्फेक्शन में कॉमन आ जाता है। जिस तरह ई कोलाई जो है कॉमन बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो कॉमन कुछ भी हुआ तो पहले आ गया, उस जगह पर इन्वॉल्व हो गया। इसी तरह स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है कॉमन, चाहे सुपरफिशियली हो या इंटरनल हो या एक्सटर्नल में कहीं भी हो, इंजुरी हो तो सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस आता है, इन्वॉल्व हो जाता है। तो पहला स्ट्रेप्टोफिलोकोकस, दूसरा क्लैप्सिला और बोर्डिटेल्ला पर्टुसिस, दैट इज कॉल्ड व्हूपिंग कफ का जो का एजेंट है बोर्डिटेल्ला पर्टुसिस, ये ग्राम नेगेटिव है। और ये सब जो उसके बाद भी कॉमन रिकरेंट होता रहता है। उसके बाद अगला है एस्पिरेशन ऑफ अमोनिया एंड अदर टॉक्सिक गैसेस। कोई आदमी अमोनिया का एस्पायरेट कर लिया, या एस्पायरेशन ऑफ क्यूरोसिन ऑयल, या एस्पायरेटेड निमोनिया, जब शुरू में एस्पायरेटेड किसी को निमोनिया हो, या उसके बाद कुछ दिन तक परमानेंट डायलेटेड रप्चर हो गया, उसके कारण भी हो सकता है। दूसरा पल्मोनरी एस्पायरेशन। पल्मोनरी एस्पायरेशन, मान लिया खाना फूड पाइप से हम लोग खाना खाते हैं, सड़क गया, नहीं कहता सड़क गया था, इनहेल कर गया, कुछ फूड पार्टिकल्स इनहेल कर एस्पिरेट कर गया, एस्पिरेट करने में तो करने पर लंग्स में चला गया, उसमें भी कॉमन होता है, बहुत दिक्कत हो जाता है। तो 70% तो बच जाता है, और सही ढंग से 30% इलाज नहीं किया, लार्ज बोलस अगर है फंस गया तो हो सकता है डेथ भी हो जाता है। ये भी बहुत खतरनाक है, वहां पे ब्रोंकस रप्चर हो जाएगा, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद वेरियस एलर्जीज ऑल appears to be linked to the development of bronchiectasis। उसके कारण भी, उसके बाद भी बहुत और सब भी है एलर्जी कारण है, जिसके कारण ब्रोंकिटिस हो सकता है। उसके बाद मान लिया कि किसी को चाइल्डहुड बचपन में ही में उसको एड्स हुआ, तो एड्स याद करना है, एड्स में एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी में इम्यूनिटी के डिफिशिएंसी होने के कारण वो भी सबसे पहले याद करना, कॉमन कफ कोल्ड होता है उसमें, तो कॉमन सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस होता है, क्योंकि प्रोटीन की डिफिशिएंसी होता है, पोर इम्यूनिटी हुआ। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा बैक्टीरिया है, यूं तुम्हारा इम्यूनिटी कमजोर होगा और साइन सिम्टम थोड़ा सा इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि खासकर अपने इंडिया में, बिहार में कॉमन ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया मान लिया कॉमन है, इम्यूनिटी कमजोर हुआ तो मलेरिया। उसके बाद कालाजार, तो मलेरिया और देखो कालाजार होता है मच्छर से, माने इम्यूनिटी कमजोर है, मच्छर काटा तो जल्दी हो गया, बहुत आदमी इम्यूनिटी अच्छा रहा, मच्छर काटा भी तो कुछ नहीं हुआ। तो क्या इम्यूनिटी ही कमजोर है, हम लोग बड़ी हो गया इसके कारण। कॉमन जैसे चाइल्डहुड HIV में, जैसे बहुत पहले से HIV है, इम्यूनिटी धीरे धीरे कमजोर हो गया था, सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस होगा, उसे वाला पेशेंट को। दूसरी बात न्यूमोनिया बच्चे वाला TB के बाद भी कॉमन, HIV के बाद भी कॉमन न्यूमोनिया होता है उसमें। दूसरी बात IBS जो डिजीज है, जिसको एक जैसे कोई पेशेंट है लगातार हुआ IBS सफर कर रहा है, क्या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो जल्दी ठीक होने वाला, जहां पर सिंड्रोम हो गया इसका मतलब समझ जाओ कि वह जल्दी ठीक नहीं होता है। IBS इरिटेबल बाउल डिजीज, दैट इज इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज, और उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है IBS का, इरिटेबल सिंड्रोम का। तो इस सब डिजीज में इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाता है, इम्यूनिटी कमजोर होता है, जिसके कारण मान लिया अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेटरी, उसके कारण इम्यूनिटी कमजोर होगा तो कॉमन इन्फेक्शन आएगा। तो ऐसा पेशेंट को कॉमन इन्फेक्शन हो गया चेस्ट में, जैसे निमोनिया हो गया, जब निमोनिया होगा तो उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉमन इम्फीजमा होने का चांस रहता है रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाए उसको ब्रोंकिएक्टिस हो, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा पेशेंट को चांस रहता है निमोनिया का, ट्यूबरकुलोसिस का, तो जिसके कारण ये सब रिस्क फैक्टर है। तो ये हियाटस हर्निया और ब्रोंकिएटिस व्हेन द स्टमक एसिड एंड एस्पिरेट इन द लंग्स कॉज द टिश्यू डैमेज। जैसे हियाटस हर्निया है तो उसमें एस्पिरेटेड न्यूमोनिया कॉमन होता है, जब है ना ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, उसके बाद वहाँ का सेल ब्रोंकस इंजुरी हुआ, जिसके कारण डेड होने के बाद, परमानेंट डायलेटेशन होने के बाद धीरे धीरे चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसको हियाटस हर्निया हो जाएगा तो उसको हो जाएगा, रिस्क फैक्टर में इसमें है। उसके बाद कंजेनिटल में कार्टाजेनर
सिंड्रोम एक आता है, और इमोर्टल सिलियरी सिंड्रोम ये भी है। कंजेनाइटल आगे बताएंगे। कंजेनाइटल है डिजीज, इस डिजीज में भी इम्यूनिटी पावर कमजोर होने के कारण से कॉमन लंग्स इन्फेक्शन होगा, जिसके कारण इम्फीजमा में चेंज हो सकता है। उसके बाद विलियम कैम्पबेल सिंड्रोम एंड मार्फन सिंड्रोम है, ये आगे बताएंगे फिर सिंड्रोम क्या होता है सब। तो इस सब सिंड्रोम में इम्यूनिटी पावर कमजोर होने की वजह से रिस्क हो सकता है। दूसरा, पेशेंट विथ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी, हम इम्फीजमा में बताए थे, इसके कमी से भी इम्फीजमा होने का चांस होता है। ये भी प्रोटीन डिफिशियंसी होगा, एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से इम्यूनिटी चांस हो सकता है, तो इसमें भी है। पेशेंट विद अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी हैव बीन फाउंड टू बी पार्शियली सस्पेक्टेबल टू द ब्रोंकिएक्टेसिस। दूसरा, अभी मैंने बताया कि विलियम्स कैम्पबेल सिंड्रोम, एक लाइन बता देते हैं, 2 लाइन क्या होता है। आल्सो नोन एज ब्रोंकोमलेशिया, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकोमलेशिया इज अ डिजीज ऑफ द एयरवे वेयर कार्टिलेज इन द ब्रोंकी इज डिफेक्ट, यानी ब्रोंकियस का जो कार्टिलेज है डिफेक्ट है। डिफेक्ट होने का कारण it is the form of the congenital cystic bronchiectasis lead to collapse of the lung, उसके डिफेक्ट होने के कारण वहां का लंग्स परमानेंट डैमेज होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं सप्लाई जाएगा, इसलिए जिसके कारण से कोलैप्स ऑफ लंग्स हो सकता है, या कोलैप्स ऑफ दैट पार्टिकुलर लंग्स इस सिंड्रोम में होता है। दूसरा, मार्फन सिंड्रोम, डिसऑर्डर कनेक्टिव टिश्यू रिजल्टिंग इन द एनोमल लॉन्ग एंड द थिन डिजिटलीज। देखो दूसरी बात, इसको क्लासिफिकेशन हम लोग ब्रोंकिएक्टेसिस को 3 तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। एक सबसे पहला सिलेंड्रिकल, मीन्स नाम ही है सिलेंडर की तरह हो जाना, सिलेंड्रिकल मीन्स लंबाई में बढ़ जाना, सिलेंडर की तरह हो जाना, यानी इत्तेसा सोब अस्तवानी कहते उसको उर्दू में। इसमें क्या फेफड़ा का जो लंबाई है तक लंबाई बढ़ जाता है, और वह लंबाई जो ब्रोंकस का जो लंबाई जो है उस हिसाब से फ्यूसिफॉर्म तक लंबाई बन गया और परमानेंट डायलेटेशन हो जाएगा। वह ये नहीं है कि बड़ा इन्फेक्शन की वजह से लंबाई बढ़ गया तो वह फिर अपनी जगह पर आएगा, नहीं। तो एक सिलिंड्रिकल टाइप है जिसमें परमानेंट वहां डायलेटेशन लंबाई में हो गया तो वहीं पर फिक्स हो जाएगा। दूसरा एस्कुलर होता है। एस्कुलर में क्या हो जाता है, एक तरह का प्याज की तरह, शक्ल की तरह से एक तरफ से गोला था उस तरफ से, यानी पूरा गोल नहीं होगा गेंद की तरह, यानी चिपटा टाइप पर हो जाएगा, लेकिन वो भी डायलेटेशन हो जाएगा। तीसरा वेरिकोस, तीसरा वेरिकोस, जिस तरह वेरिकोस वेन नर्व वेरिकोस वेन फूल जाता है, फूलने के बाद डायलेटेशन देखिए, इसी तरह ब्रोंकस में पर्टिकुलर उस एरिया का वहां का डायलेटेशन और प्लस वेरिकोस वहां हो जाएगा की तरह फूल हो जाएगा और परमानेंट डायलेटेशन है। तो ये 3 तरह से अक्सर इंडोस्कोपी पर देखने पर मिलेगा कि जहां पर परमानेंट डायलेटेशन तो ऐसे हो जाता है। वह इंडोस्कोपी या सीटी स्कैन में बोलेगा, दिखाएगा कि इस जगह पैसा हो गया है। और इसका 3 तरह से इसको देखा गया है, क्लासिफाई। उसी को अभी हम जो बताएं वही चीज है, सिलेंड्रिकल या ट्यूबुलर का। दूसरा वेसिकुलर, ये सीखा वेरिकोसिस की तरह। और उसके बाद अगला है पैथोजेनेसिस ऑफ द ब्रोंकिएक्टेसिस का, जो एक विशियस साइकिल जो है, बहुत तरह से होता है, 2-3 तरह से इसके होते हैं। उसमें मान लिया कि कहीं इन्फेक्शन हुआ, मान लिया जिस लोब में ब्रोंकल्स में या ब्रोंकी कहते हैं, ब्रोंकिस जिस में लंग्स के एक पार्ट में हुआ, जिस लोब में एक तरफ हुआ ब्रोंकल्स में हुआ, तो उसका उस एरिया पर जहां पर हुआ, देखो पहले जहां पर हुआ तो लिखा है कि इन्फेक्शन विद एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड रिकरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्फ्लामेशन है। जहां पर वहां पर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या जहां पर इंजुरी होगा तो वहां पर इन्फ्लेमेशन होगा, वहां म्यूकस सेल इन्फ्लेमेटरी सेल हो जाएगा, वहां पर आ जाता है, यानी जहां पर इन्फ्लेमेशन से और ज्यादा सोलिंग हो जाता है। सोलिंग होने के कारण क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन उसी तरफ में रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा, तो सोलिंग हो जा रहा है, क्योंकि उससे नीचे जाने में दिक्कत हो रहा है।
दूसरा उसके बाद है रिलीज ऑफ द इन्फ्लामेशन, रिलीज इन्फ्लामेटरी जो एंजाइम है साइटोकाइनेज एंड पेरोक्सीडेज और प्रोटीनेज और इलास्टिएज जो एंजाइम है, ये देखो प्रोटीएज एंजाइम है, पेरोक्सीडेज एंजाइम है, सब ये वहाँ रिलीज होने लगता है। इन्फ्लामेटरी ये सब एंजाइम है वह रिलीज होने लगता है। उसके बाद एक तरह का कोलोनी की तरह बना जाता है, कोलोनाइजेशन एंड द बायोफिल्म फॉर्मेशन और इंटरमीडिएट डिसअपियर, ठीक है ना। एक दूसरे इंटरमीडिएट मींस होता है एक दूसरे का इंटरमीडिएट एक दूसरे के साथ, जिस तरह ये एक दूसरे सेल को मिल जाता है, अलग अलग बना लेता है, जैसे बाइफर्केशन होने लगता है सेल का, मान लिया उसी तरह हो जाता है, उसी को कहते हैं एक तरह का बाइफॉर्म, उसी को कहते हैं कोलोनाइजेशन, एक दो कोलोनी दूसरे कोलोनी में बंटने लगता है। तो वहाँ क्या इंटरमीडिएट सेल भी इन्फ्लामेशन सेल वहाँ आ जाता है, एक दूसरे को सेल को रैप्चर होने के एक दूसरे से अलग अलग सेल में बंटने लगता है। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ द म्यूकोसिलरी एंड द कार्टिलेजिनस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, जो उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कार्टिलेज है उसका भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे ब्रोंकोस है तो इन्फ्लामेशन हो गया तो जो ऑक्सीजन जितना जाना चाहिए उतना नहीं जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि इन्फ्लामेटरी एंजाइम जो है वहाँ डिपोजिट हो रहा है। दूसरा ब्रोंकोस जो लंग्स म्यूकस सिक्रेशन है वो और ज्यादा डिपोजिट हो रहा है बार बार, क्योंकि सिक्रेशन होते जा रहा है, क्योंकि जितनी ज्यादा इन्फेक्शन होगा उतना ज्यादा ब्रोंकस ज्यादा इन्फेक्शन होगा, ब्रोंकोरिया हो जाएगा। अक्सर इसमें क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना, ब्रोंकिएक्टिसिस में डायलेटेशन के बाद ब्रोंकोरिया होता है, इतना ज्यादा एलर्जन उसमें पैदा होने लगता है कि स्पूटम का बहुत ज्यादा एक्सक्रीशन निकलने लगता है, बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण और ब्रोंकोस हो जाएगा। और उसके बाद इम्पेयरमेंट और म्यूकोसिलरी क्लियरेंस स्पूटम रिटेंशन, यानी जो स्पूटम को निकलने का जो है अंदर नीचे स्पूटम रह जाएगा, बाहर है तो बाहर रहकर बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो जाएगा, यानी जो होना चाहिए हर जगह पूरा म्यूकोसिक्रेशन है नीचे आना चाहिए वो नहीं हो पाता है, इसलिए और ज्यादा ब्रोंकोरिया डेवलप शुरू हो जाता है। उसके बाद लॉस ऑफ द वेंटिलेटरी फंक्शन, यानी जो मैकेनिकल वेंटिलेशन का तो हम लेते हैं ऑक्सीजन, और जनरल वेंटिलेटरी मीन्स मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं वेंटिलेशन, यानी वहां तक उस ब्रोंकुल्स तक नहीं पहुंच पाता। ब्रोंकस जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है यानी जहाँ पर परमानेंट डायलेटेशन है वह तक रह जाएगा, जिसके कारण डिफिशियंसी ऑक्सीजन होगा, शॉर्ट लेंथ ऑफ ब्रीथ रहेगा, जिसके कारण क्योंकि ऑक्सीजन जो जाना चाहिए ब्रोंक्यूल्स तक वहां तक जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है साइनस तक एलवेरा, तो वहां तक जाने नहीं जाता, किसमें जिस लंग में इन्फेक्टेड होता है उसमें, ऐसा नहीं पूरा हो जाता है जिस लंग में होगा उस लंग में। दूसरे तरह से है पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर, यू नो एनी टाइप ऑफ द इटियोलॉजी फैक्टर, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल वाल, तो जिस कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो वहाँ ब्रोंकियल वाल में इन्फ्लामेशन होगा। उसके बाद लॉस ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, जब उस जगह का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। क्यों, मान लिया कि 5 mm डायमीटर खुला हुआ है ब्रोंकस का, लेकिन इन्फेक्शन होने के बाद स्वेलिंग होने के बाद मान लिया 2 mm आ गया, सिर्फ 2 mm ऑक्सीजन जितना जाना चाहिए ऑक्सीजन नहीं मिला। इंस्पायर मान लिया हम सांस लेते हैं तो 4 लीटर जाता है, 6 लीटर जा रहा है, अब छोड़ते हैं तो 4 निकलता है, लेकिन हम लोग जो आना चाहिए इंस्पिरेशन में 4 लीटर या 6 लीटर आना चाहिए, नहीं आकर 2 लीटर आता है। इससे पहले भी हम लोग पढ़ रहे थे FV1 वाला फोर्स यानी लंग्स कैपेसिटी का बताए थे, उसमें भी बताए थे, इसमें भी बताएंगे। तो जितना आना चाहिए इंस्पिरेशन वो भी नहीं आ रहा है और जितना निकलना चाहिए उतना ही निकलना है। तो इसमें वही होता है, जितना आना चाहिए वेंटिलेटरी में लंग्स में उतना नहीं आ पाता है। मान लीजिए 4 लीटर ऑक्सीजन हमको लेना है, इनहेल करना है, तो 4 लीटर के बाद 4 लीटर के बाद के मतलब 2 ही लीटर आता है और चला जाता है, क्योंकि लॉस ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन थिक स्पूटम दैट ऑब्स्ट्रक्ट टू द ब्रोंकियम, जिसके कारण ब्रोंकस क्यों ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकस और थिकन ऑफ sputum and deposition of the wall that obstructed wall the sputum, यानी इतना ज्यादा जमा हो जाता है उस जगह पर हो जाए, जिसके कारण वो ऑक्सीजन जितना चाहिए नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद वो उस जगह से खूब कफिंग यानी ब्रोंकिया अपना कफ निकलना बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगा। तो इसमें ये है। दूसरी उसके बाद द ब्रोंकियल वॉल
become permanently dilate and distort and the twist. यानी ऑक्सीजन के जहाँ वेंटिलेटेड ऑक्सीजन आना चाहिए तो जिस ऑब्स्ट्रक्शन मान लिया ब्रोंकस में ब्रोंकी में एक ऊपर में हो गया तो ब्रोंकुल्स भी वहां से नहीं ऑक्सीजन आ रहा है, जिसके कारण परमानेंट डायलेटेशन हो रहा है। क्योंकि सबका आदमी का ह्यूमन बॉडी या जिस जगह इन्फेक्टेड है तो एक हमारी बॉडी में एक ह्यूमन बॉडी या जिसकी भी बॉडी है सब में एक कंपनसेटिव मैकेनिज्म काम करता है कि अगर जिसको कमी है पूरे करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो एक टाइम ऐसा होता है कि वो जो काम करना लंग्स कम कर देता है, तो जिसके कारण उस लंग जिस एरिया में उस जिस ब्रोंकस में या जिस ब्रोंकिल्स में ऑक्सीजन जाना चाहिए उस एरिया में उतना सपोर्ट नहीं हो रहा है, जिसके कारण नहीं हो रहा है, जिसके कारण वहाँ परमानेंट डायलेटेशन हो रहा है। तो इसलिए इस डायलेटेशन होगा वहाँ का ट्विस्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा ब्रोंकस। जिसके अगला है पॉइंट है, मान लिया देखो मैंने क्लिनिकल मैनिफेस्टो आप बताएंगे उससे पहले, तो मान लिया कि ये ब्रोंकस है तो ये डायलेटेशन हो जाएगा, फिर कोई प्याज की तरह है, कोई सिलेंडर की तरह लंबा है और कोई छोटा गोल हो, तो इस तरह का जहां पर हुआ तो ब्रोंकस भी डैमेज हो गया था, आगे ब्रोंकिल्स तक ऑक्सीजन नहीं जा पाया तो शकल में बंद हो गया। और इम्फीजमा में क्या था, सीधा एल्वोलाई में वहां जाकर ब्रोंकिल्स में जाकर डायलेटेशन था, लेकिन यहाँ क्या लार्ज ब्रोंकस में देखो ये मेन लार्ज ब्रोंकस मेन लेफ्ट लंग से मान लिया एग्जाम्पल इन्वॉल्व हुआ, इसमें ही देखो इन्वॉल्व हो गया, जिसकी तरह ये उससे इट इज इरिवर्सिबल, रिवर्सल हो सकता है, परमानेंट डायलेटेशन हो सकता है। इसलिए एक नॉर्मल एक सीन ऐसा होता है, एक एबनॉर्मल लंग्स ऐसा होता है। ये उसके बाद अगला दिखाते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में है द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द पुरुलेंट एंड ऑफेन फॉल स्मरिंग स्पुटम। तो अक्सर इसमें लार्ज क्वांटिटी होगा, हम कहते हैं ब्रोंकोरिया, तो कितना कैसे कितना जो बात करेंगे ब्रोंकोरिया, तो मैल पर कफ जो फेंकता है, एक बार ब्रोंकस निकल रहा है, एक बार एक टाइम में हम कफ निकलता तो 10 ml 5 ml निकलता है, यानी एक टाइम लगातार कपिंग हो रही है। तो एक मान लिया कि एक आवर में हमको 10 ml कम से कम लेस देन से अंदर कम नहीं होना चाहिए कि 1 घंटा में, लेकिन जब सीवियर होगा तो हर आवर मोर देन 150 ml से ज्यादा कफ निकलता है, डेट इज कॉल्ड ब्रोंकोरिया। ब्रोंकोरिया में क्या है तो 150 ml से पर आवर में इतना ज्यादा कफ निकल रहा है, उसको ही समझो ब्रोंकोरिया कहेंगे। इसलिए इसमें दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ द स्पुटम कैन बी यूज्ड द एस्टिमेटिंग द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। तो इसमें ब्रोंकोरिया कॉमन होगा, दूसरे बार डिसेनिया ऑब्जर्वेशन होगा और क्रोनिक कफ होगा। तो क्रोनिक कफ सब में होता है, जितनी भी सीओपीडी हो या इसमें इस तीनों चीज में हो, चाहे इम्फीजमा भी हो, सभी इसमें भी क्रोनिक है। दूसरी बात कफिंग करने की वजह से, कफिंग बहुत ज्यादा करता है, बल्कि ये एक्यूट एग्जैजर्बेशन ऑफ इम्फीजमा अगर बैठेगा, जिस तरह ब्रोंकिटिस हो जाएगा, जो पेशेंट सोने की कोशिश करेगा तो जैसे का प्रोक्सिमल डिसेनिया सोने की कोशिश करेगा, लेवल का बढ़ जाएगा। इसलिए इतना कफिंग होने की वजह से कभी कभी क्या होता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लार्ज ब्रोंकी में है, जिसके कारण वहां का ब्रोंकुल्स एकदम रेप्चर हो चुका है, परमानेंट डायलेटेशन हो जाएगा, इसलिए इसमें सीवियर, इसमें भी हेमेप्टेसिस हो सकता है, और होता ही इसमें हेमेप्टेसिस हो जाता है। एक तो एग्जाम्पल मान लिया ट्यूबरकुलोसिस की वजह से जिस लोब में हुआ उस लोब बर्बाद हो गया, डैमेज हो गया, तो उस लोब में होगा अक्सर, तो क्योंकि वहां के ब्रोंकुल्स भी कमजोर है, जिस कारण हेमेप्टेसिस कॉमन होगा। फ्रीक्वेंटली हो सकता है, मोर कॉमनली ड्राई पेशेंट, तो और कपिंग करना पेशेंट करेगा तो ड्राई, और जो हेमेप्टेसिस जो होता है ड्राई कफिंग में ज्यादा हो सकता है। ये खांसने लंबा से, जैसे मान लिया हुपिंग कफ है एग्जाम्पल, हुपिंग कफ में क्या है, शॉर्ट ब्रीथिंग है, लंबा लंबा सांस लेता है, काली खांसी जिसको कहते हैं, काली मौत। तो उसी तरह इसमें भी ब्रोंकिएक्टेसिस में हेमेप्टेसिस भी हो सकता है। डिसेनिया ऑब्जर्वेशन या नॉक्टर्नल डिसेनिया, प्रोक्सिमल डिसेनिया, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिसेनिया, ये सब इसका साइन है। और दूसरी बात रिकरेंट न्यूमोनिया, तो जो इम्फीजमा वाला पेशेंट होता है, क्योंकि पुअर इम्यूनिटी हो जाती है, माल न्यूट्रिशन होता है उससे, तो अक्सर एक बार रिकरेंट न्यूमोनिया अटैक होने का
चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि इतना ज्यादा स्पुटम बनता है, कफ बनता है, उसको स्पुटम बनता है, जिसके कारण अक्सर सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का चांस होता रहता है। एक बार इन्फेक्शन हो गया, खासकर जो ग्राम नेगेटिव जब बैक्टीरिया जब इन्वॉल्व होगा, याद रखना कोई भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहीं भी बड़ी हो, जब एक बार जिस पे से आदमी को इन्वॉल्व हो गया, चाहे माय एग्जाम्पल इक्वलाई क्यों न हो, यूटीआई में वह रिकरेंट होता रहता है, क्योंकि वह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इतना डेड किल नहीं होता है। तो हम लोग मेडिसिन जो देते हैं वो प्रोटीन का बना रहता है, वाल को कमजोर करता है। पूरा बैक्टीरिया स्टैटिक्स मेडिसिन नहीं होता है जो डेड किल कर दिया, तो सिर्फ उसके प्रोटीन के वाल को कमजोर कर देता है, यानी इनएक्टिव कर देता है, जिसके कारण फिर उसको प्रोटीन मिलता है, तो फिर अलग हो जाता है और बार बार उसमें, और ये सब ऑक्सीजनेटेड बैक्टीरिया है, तो इसके कारण ऑक्सीजन उसको मिल रहा है, तो फिर से वो रिकरेंट हो जाता है। इसलिए याद रखना ग्राम नेगेटिव, खासकर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, रिकरेंट कॉमन होता है, जैसे साल्मोनेला टाइफी, इकोलाई, क्लेब्सिला न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया जिसको एक बार हो गया बार बार रिकरेंट हो जाएगा। तो ये सब चीज। बाकी दूसरा सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन में फीवर ऑफ एंड ऑन, फीवर इवनिंग राइज द टेम्परेचर हो सकता है, फीवर चील विथ रैगर हो सकता है, वेट लॉस। उसके बाद क्रोनिक कफ विद फॉल स्मेलिंग स्पोटम। अक्सर देखो एक फॉल स्मेल स्पोटम, तो फर्स्ट पहले फॉल स्मेल से पहले भी स्पुटम बुला गए, तो जनरल अगर फॉल स्मेलिंग स्पुटम किसी से आ रहा है या तुम्हारे सामने कोई बैठा हुआ है, उससे नाक से बदबू ज्यादा आ रहा है, इसलिए बस समझ जाओ वो सेकेंडरी इन्फेक्शन उसको के बाद एनारोब्स बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, साथ में वायरस उसको या एनारोब्स से अलग बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो सकता है, एनारोब्स बैक्टीरिया इन्वॉल्व है जिसके कारण आ रहा है। इसलिए उसमें मेट्रोनिडाजोल का हम लोग रोल उसमें जरूर देना, इसलिए कि एनारोब्स बैक्टीरिया एस्पेरेजिला है जो, तो वह कॉमन इन्वॉल्व होते रहता है, इसलिए फॉल स्पेलिंग जैसी बार आएगा। और ये क्रोनिक इन्फेक्शन है, इसलिए इसमें बैक्टीरिया ग्रेड के बाद वायरल भी इन्फेक्शन कॉमन होता है। और मिकोप्रुलेंट ग्रीनिश येलो स्पुटम अप टू यानी दो, इसमें अक्सर 250 यानी 240 ml डेली से ज्यादा समझो हो जाता है, या उतना तक होता है, उससे ज्यादा होगा तो उसको भी एक ये भी कहेंगे ब्रोंकोरिया में। न्यूमोनिया बोल ही चुके हैं। और फ्रीक्वेंट ब्रोंकियल इन्फेक्शन एंड ब्रेथलेस आर टू पॉसिबल इंडिकेशन, आगे बताते हैं। और डिसेनिया भी उन्हें बताया कि डिसेनिया ऑन एक्सर्शन, डिसेनिया यानी डिसेनिया ड्यूरिंग नॉक्टर्नल डिसेनिया इसमें होता है, प्रोक्सिमल डिसेनिया, तो ये चीज होता है उसमें। दूसरी बात वीजिंग, ऐसा पेशेंट को नॉइजिंग साउंड आएगा, नाक से म्यूजिकल साउंड तो दोनों होता है, लेकिन वीजिंग साउंड क्या है, नाक की कान से सुन लोगे नॉइजिंग साउंड है, और बिना विदाउट स्टेथोस्कोप